दोस्तों नमस्कार। बिल्किस बानो के बलात्कारियों को समय से पहले अच्छे आचरण का हवाला देकर जेल से छोड़ना अब भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में बैठी मोदी सरकार और गुजरात में बैठी भूपेंद्र भाई पटेल सरकार को भारी पड़ने वाला है। ऐसा इन बलात्कारियों ने कौन सा बहादुरी का काम किया था जो 15 अगस्त के पवित्र दिन बाकी बच्ची सजा माफ करके इनको जेल से रिहा कर दिया। गुजरात में विधानसभा चुनाव थे तो क्या ध्रुवीकरण करने के लिए मोदी सरकार को एक गर्भवती मुस्लिम महिला के बलात्कार का ही मुद्दा मिला था? क्या थोड़ी बहुत भी उन लोगों में इंसानियत नहीं बची जो इन अपराधियों के जेल से निकलते ही मिठाई खिलाकर माला पहनाकर स्वागत कर रहे थे? इन लोगों ने कौन सा समाज सेवा का काम किया जिसके चलते बीजेपी नेता इनको अपने मंच में साथ बैठा रहे हैं? गोधरा में भड़के दंगों के दौरान बिल्किस बानो के साथ सामूहिक बलात्कार इन लोगों ने किया। परिवार के 7 सदस्यों की हत्या कर दी। मरने वालों में 3 साल की बच्ची भी थी। तो क्या उस 3 साल की बच्ची ने हिंदुओं को मारा था जिसके चलते उसे पटक पटक कर बदला लेने के लिए मार दिया? इतना घिनौना कृत्य करके ये लोग समय से पहले अच्छे आचरण के आधार पर जेल से सरकार के द्वारा छोड़े जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि सरकार को हिंदुओं को खुश करना है। ये अमानवीय कृत्य करके अगर कोई हिंदू खुश होकर बीजेपी को वोट देता है तो लानत है ऐसे सनातनी पर। सरकार हिंदू मुस्लिम इसलिए कर रही है क्योंकि हम इस तरह की राजनीति करने वालों को कुर्सी पर बैठाते हैं। सोशल मीडिया पर आज अगर आप एक सामाजिक सच्चाई लिख देते हैं तो आपको नीचा दिखाने के लिए अंधभक्तों की पूरी फौज निकल आएगी। एक पढ़ा लिखा व्यक्ति अगर अपनी बात तर्कसंगत तरीके से लिख रहा है सोशल मीडिया के ऊपर तो एक 8वीं फैल नफरती चिंटू बीजेपी का गुर्गा ऐसी बातें बोल दे रहा है कि अचरज होता है ये जानकर कि लोगों के अंदर इतनी नफरत कैसे आ गई। किसी को भी नेता बनना है तो ले लो सनातन का सहारा और लग जाओ मुसलमानों को गाली देने। नए नए नौजवान जिनके घर में खाने तक के दाने नहीं हैं सरेआम मर्डर करके जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं। वो सनातन धर्म जो पूरे विश्व को अपना परिवार मानता है उसका हमने ये आज क्या हाल बना दिया। सर्वांगीण विकास की नीति पर सरकार को परखने की बजाय ये देखा जा रहा है कि मौजूदा सरकार में मुसलमानों को कितना कुचला जा रहा है और हिंदुओं को हिंदू मुसलमान करके कितना खुश किया जा रहा है। एक स्टडी के अनुसार भाजपा को 40% वोट सिर्फ हिंदू और मुसलमान के नाम पर मिलते हैं। हर हिंदू मुस्लिम दंगे के बाद भाजपा के वोट शेयर में 0.5% बढ़ोतरी होती है। ऐसे लोगों को गद्दी सौंपकर हम लगातार ऐसे और ज़्यादा लोगों को ध्रुवीकरण करने के लिए सामाजिक बंटवारा करने के लिए उकसा रहे हैं। जनता नहीं सुधर रही है इसलिए राजनेता भी नहीं सुधर रहे हैं। यही कारण है कि आए दिन मोदी सरकार अब सुप्रीम कोर्ट से मुंह की खा रही है। बिल्किस बानो और कुछ अन्य लोगों ने भी सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई हुई थी कि बिल्किस बानो के बलात्कारियों और हत्यारों को समय से पहले छोड़ा जाना गैर कानूनी है। सजा माफ तो एक गैर आपराधिक मामलों में की जाती है। बलात्कार और नरसंहार जैसे जघन्य अपराधों में सजा माफ होना किस चीज़ की दिशा में आप ले जा रहे हैं? इस मामले में सुप्रीम कोर्ट को भी कुछ गड़बड़ी लगी और इस केस को सुनने के लिए सीजीआई चंद्रचूड़ साहब एग्री हो गए थे। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चली। मामले को समझने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार से वो फाइल मांगी जिसमें इन अपराधियों की सजा माफी के लिए विभिन्न पदों पर बैठे अधिकारियों और मंत्रियों ने साइन किए हैं। आपको पता होगा कि इस तरह के केस में जेल से फाइल मूव करती है, फिर एसपी के पास, फिर डीजीपी के पास, फिर जेल मंत्री जो राज्य जेल मंत्री होता है उसके पास, राज्य गृह मंत्री के पास और फिर होम मिनिस्ट्री से अप्रूवल मिलता है। अब ये फाइल अगर गुजरात सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को दे दी तो बड़े बड़े भाजपा के गुर्गे इसमें बेनकाब हो जाएंगे। खुलेआम सारे देश को पता चल जाएगा कि बीजेपी के इस नेता मंत्री को हत्यारों और बलात्कारियों से सहानुभूति है। सुप्रीम कोर्ट ये भी पूछेगा कि इन अपराधियों को समय से पहले जेल से रिहा करने का प्रोसेस शुरू करने का आदेश केंद्र सरकार की तरफ से आया था या गुजरात सरकार की तरफ से आया था। समय से पहले रिहाई के लिए जो कानून बने हैं क्या इन अपराधियों का ये रिलीज उन नियमों के अनुसार है? कोई गैर कानूनी काम तो नहीं किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ये भी देखना चाहता है कि उन्होंने जेल में ऐसा क्या किया जिसके चलते गुजरात सरकार को लगा कि इनका आचरण एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। क्या इनसे सुशील और ईमानदार कैदी पूरी जेल में ही नहीं थे? सबसे ज़्यादा चरित्रवान क्या पूरी जेल में यही बलात्कारी और हत्यारे लोग थे? कई चीज़ें हैं जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट को इस मामले में संदेह है। इसलिए 27 मार्च 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने अगली सुनवाई में इनकी रिहाई को लिए जो मूल फाइल बनाई गई थी उसको मांगा था। पर कल मंगलवार को हुई सुनवाई में
अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल राजू यानी कि जो सरकारी वकील हैं जो गुजरात और केंद्र सरकार दोनों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो फाइल कोर्ट में लाए ही नहीं। पूछा गया कि भाई फाइल कोर्ट में क्यों नहीं लाए, तो जवाब दिया कि ये हमारा एकाधिकार है, ये सरकार का अधिकार है कि वो फाइल कोर्ट में दे या ना दे, इसलिए अभी हम विचार कर रहे हैं। यानी यही गेम खेल रहे हैं जो राफेल और पेगासस मामलों में इन्होंने खेला था। उसमें राष्ट्रीय सुरक्षा को आगे रखकर कहा था कि हम कुछ भी सुप्रीम कोर्ट को नहीं बताएंगे। आज बिल्किस बानो के केस में कह रहे हैं कि हमारा एकाधिकार है, हम फाइल दें या न दें ये हम डिसाइड करेंगे। इस तरह से सरकारी वकील सुप्रीम कोर्ट को गीदड़ भभकी दे रहा था, पर सरकार भूल गई कि आज सुप्रीम कोर्ट में चंद्रचूड़ साहब का सिक्का चलता है। वो समय अब नहीं रहा जब आप राज्यसभा सीट का लालच देकर कुछ भी करवा लेते थे। जब सरकारी वकील ने ये कहा कि हम फाइल दें या न दें, इस पर हमारा एकाधिकार है, तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो जवाब आया उसको सुनकर सरकार के कानों से धुआं निकल गया और मना करने की बजाय अगले ही क्षण फाइल पेश करने के लिए अतिरिक्त समय मांगा गया। जस्टिस के.एम. जोसेफ और जस्टिस बी.वी. नागरत्ना की बेंच ने कहा कि राज्य को अपराध की गंभीरता पर विचार किया जाना चाहिए। एक गर्भवती महिला से सामूहिक दुष्कर्म किया और कई लोगों की हत्या कर दी गई, मरने वालों में 3 साल की छोटी बच्ची भी थी। इसलिए आप बिल्किस बानो के मामले की तुलना सामान्य से हत्या के मामले से न करें। जिस तरह से सेब की तुलना संतरे से नहीं की जा सकती, ठीक वैसे ही नरसंहार की तुलना एक सामान्य हत्या से नहीं की जा सकती। असमानों के साथ समान व्यवहार नहीं किया जा सकता। पीठ ने कहा कि सवाल यह है कि क्या सरकार ने अपना दिमाग लगाया और किस सामग्री के आधार पर सजा में छूट देने का फैसला किया। सुप्रीम कोर्ट ने गुस्से में कहा कि आज बिल्किस है, कल कोई और होगा, परसों हम भी हो सकते हैं, आप भी हो सकते हैं। पीठ ने कहा कि एक झटके में कितनी जिंदगियां बर्बाद हो गई। जिस तरह से अपराध किया गया वो भयानक है। उम्र कैद के दौरान भी इनमें से हर दोषी को 1000 से अधिक दिन तक पैरोल मिला है, एक को तो 1500 दिन से ज़्यादा तक पैरोल मिला है। कोर्ट ने सरकार को नसीहत देते हुए कहा कि जब आप सख्ती का प्रयोग करते हैं, यानी कि आपको जो पावर दी गई है छूट देने की सजा में उसका प्रयोग करते हैं, तो उसे जनता की भलाई के लिए ही करना चाहिए। आप जो भी हों, आप कितने भी ऊंचे या बड़े क्यों ना हो, लेकिन आपका काम विवेकपूर्ण और तर्कसम्मत होना चाहिए। यह जनता की भलाई के लिए होना चाहिए जो भी आप स्टेप उठा रहे हैं। कोर्ट ने कहा कि भले ही केंद्र सरकार ने इस फैसले को मंजूरी दे दी थी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि गुजरात सरकार अपना दिमाग ही न लगाए। याचिका के मुताबिक तो इस प्रकार से रिहाई देना एक समुदाय और समाज के खिलाफ अन्याय है, अपराध है। हत्यारों और बलात्कारियों की रिहाई से आप क्या संदेश दे रहे हैं, ये सुप्रीम कोर्ट ने पूछा। इस समाज को आप क्या संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं? किस तरह के अपराध कीजिए और समय से पहले छूट जाओगे, सरकार छुड़वा लेगी आपको। पीठ ने बिल्कुल स्पष्ट कहा कि अगर आप सजा में छूट प्रदान करने के अपने कारण नहीं बताते हैं तो हम निष्कर्ष खुद ही निकाल लेंगे, आदेश हम स्वयं ही दे देंगे। और अगर आप इसकी फाइल पेश नहीं करते हैं तो हम कोर्ट की अवमानना की कार्रवाई करने में हिचकिचाएंगे नहीं। अवमानना का जिक्र सुनते ही सरकारी वकील जो थे वो फड़फड़ा गए। उनको एहसास हो गया कि जो विशेष अधिकार की गीदड़ भभकी चलाई थी वो अब काम करने वाले नहीं हैं। तो अगले ही क्षण सरकारी वकील ने पीठ से कहा कि कई डॉक्यूमेंट गुजराती भाषा में हैं, उनको ट्रांसलेट करना है, आप हमें समीक्षा करने के लिए टाइम दे दीजिए प्लीज़। टाइम तो दे सकते हैं ना? पीठ ने कहा कि बिल्कुल दे सकते हैं, टाइम तो आपने मांगा ही नहीं था, आप तो एक अधिकार की बात कर रहे थे, हमने टाइम देने से मना कब किया है? लीजिए, हम 2 तारीख की तारीख निर्धारित कर रहे हैं, फाइल लेकर आइएगा, हम 2 मई को आखिरी और निर्णायक सुनवाई करेंगे। बिल्किस बानो के चेहरे पर आशा की किरण थी और सरकार के चेहरे पर निराशा। वो कहते हैं ना कि देर है अंधेर नहीं, तो अब अंधेरा भी छटने वाला है और न्याय का इंतजार भी खत्म होने वाला है। कल का दिन तो साथियों केंद्र सरकार के लिए अपनी फजीहत कराने का ही था। समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता के देने के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में कल मंगलवार को गर्मागर्म बहस के साथ सुनवाई की शुरुआत हुई। केंद्र सरकार ने सुनवाई को लेकर आपत्ति उठाते हुए कहा कि पहले यह तय होना चाहिए कि कौन से मंच पर इस मुद्दे पर बहस हो सकती है, समलैंगिक विवाह के मामले पर। क्या अदालत वैवाहिक रिश्ते की सामाजिक और कानूनी मान्यता न्यायिक फैसले के जरिए तय कर सकती है? ये सरकारी वकील ने कहा। उन्होंने आगे कहा कि यह मुद्दा विधायिका के क्षेत्र में आता है। ऐसे में कोर्ट पहले सरकार की ओर से सुनवाई को लेकर उठाई गई आपत्तियों पर विचार करे, केस की मेरिट पर बाद में सुनवाई कीजिए। लेकिन कोर्ट ने केंद्र सरकार की मांग को अस्वीकार करते हुए कहा कि वह पहले याचिकाकर्ताओं को सुनेंगे ताकि केस का जो है परिप्रेक्ष्य समझ में आ जाए, उसके बाद में सरकार को सुना जाएगा।
इसके साथ ही कोर्ट ने केस की मेरिट पर फिर शुरुआत कर दी। कोर्ट ने साफ कर दिया कि वह पर्सनल लॉ पर विचार नहीं करेगा। केंद्र सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता लगातार केंद्र की आपत्तियों पर पहले सुनवाई के लिए जोर देते रहे और राज्यों को भी नोटिस जारी कर पक्षधर बनाने की बात लगातार कर रहे थे। लेकिन संविधान पीठ की अगुवाई कर रहे प्रधान न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ साहब ने कहा कि वह सुप्रीम कोर्ट के प्रभारी हैं और वह खुद ये तय करेंगे कि पहले याचिकाकर्ता को सुना जाए या सरकार को। वह किसी को भी यह तय करने की अनुमति नहीं देंगे कि इस अदालत में कार्रवाई कैसे होगी। सरकारी वकील जो पहले शेर की तरह चीफ जस्टिस की तरफ दहाड़ रहा था, वो अब भीगी बिल्ली की तरह चुपचाप बैठे। जो मोदी सरकार पिछले दिनों से न्यायपालिका को अपना पालतू संस्थान समझकर बैठी थी, उसको चंद्रचूड़ साहब बार बार जोर के झटके दे रहे हैं। लेकिन बेशर्मी है, धीरे धीरे जाएगी, एकदम से तो जाएगी नहीं। सुबह भी डांट खाते हैं, शाम को फिर से अच्छी खासी सुनते हैं। मोदी सरकार को तसल्ली से आत्मचिंतन करके अब ये मान लेना चाहिए कि उनकी गीदड़ भभकी से अब इस देश का न्यायालय दबाव में आने वाला नहीं है। देश तो लोकतंत्र से चलेगा। मोदी सरकार चाहे सच्चाई को खुश होकर स्वीकार कर ले या फिर नाराज होकर, स्वीकार तो करना पड़ेगा ही। जाते जाते आपको मैं एक और अहम बात बताना चाहता हूँ। जो सोशल मीडिया पर भारतीय जनता पार्टी के पालतू गुर्गे हैं ना, वो चंद्रचूड़ साहब को पहले दिन से ही बुरा भला कह रहे हैं जब से इन्होंने इस पद को ग्रहण किया है। इन पालतू गुर्गों की संख्या इतनी ज़्यादा है कि ये सोशल मीडिया का रुख तय करने में सफल हो जाते हैं। सच बोलने वालों की आवाज़ को दबा देते हैं। याद कीजिए, जब चीफ जस्टिस साहब ने इलेक्शन कमिश्नर को नियुक्त करने के लेकर एक कानून बना दिया था कि अब चुनाव आयुक्त को एक पैनल नियुक्त करेगा जिसमें चीफ जस्टिस साहब होंगे, लीडर अपोजिशन होंगे और प्रधानमंत्री साहब होंगे, तो इन्हीं पालतू गुर्गों ने चंद्रचूड़ साहब को ट्रोल किया था। कहा जा रहा था कि CGI चंद्रचूड़ को सरकार के अधिकार क्षेत्र में घुसने का कुछ बड़ा ही कीड़ा है। ये नहीं बता रहे थे कि मोदी सरकार की तानाशाही के चलते सुप्रीम कोर्ट को यह कदम उठाना पड़ा है। और कल जब चंद्रचूड़ साहब ने सरकारी वकील को जमीन दिखाते हुए कहा कि वह सुप्रीम कोर्ट के प्रभारी हैं, वो खुद ये तय करेंगे कि पहले याचिकाकर्ता को सुने या सरकार को सुने, वह किसी को भी यह तय करने की अनुमति नहीं देंगे कि इस अदालत में कार्रवाई कैसे चलेगी। इस बात को लेकर इन नफरती चिंटुओं और पालतू गुर्गों ने जो कहा वो आपके सामने। अजीत भारती नाम का शख्स लिखता है कि आपके पास वोक्सरेस्ट, वकेदाधिपति, दवा सप्तति, जेंडर व्याख्याता श्री चंद्रचूड़ जी को लेकर जो भी मीम है कमेंट में पोस्ट करे, कल के रोस्ट में काम आएंगे। यानी कि एक शेड्यूल तरीके से टारगेट करने को लेकर सामग्री सोशल मीडिया से जुटा रहे हैं और अपने दूसरे पालतू गुर्गों को बता रहे हैं इस तरह से चीज़ों को ऑर्गेनाइज कीजिए कि चंद्रचूड़ साहब ट्रेंडिंग में चले जाएं और उनको बेइज्जत किया जा सके। और इसी तरह के सत्ता के पालतू गुर्गों के आह्वान पर ही आज ट्विटर पर CGI चंद्रचूड़ ट्रेंडिंग में चल रहा है। CGI चंद्रचूड़ को बुरी तरीके से तरह तरह के फोटोशॉप उनकी फ़ोटोज़ को करके ट्रोल किया जा रहा है। चंद्रचूड़ साहब को महिला बनाकर ये फ़ोटो बार बार शेयर किया जा रहा है। बीजेपी की तानाशाही को अगर चंद्रचूड़ साहब पटकनी दे रहे हैं तो अपने पालतू ट्रोलों से CGI को पूरे देश में बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। लोकतंत्र से नफरत करने वाले ये लोग BJP IT सेल के साथ मिलकर अपना प्रोपेगेंडा चलाने में सफल रहते हैं और ज़बरदस्ती गलत को सही मानने के लिए माहौल बनाते हैं। अगर कोई महंगाई पर सवाल पूछे तो ये लोग अपने पूरे बल के साथ, पूरी गैंग के साथ उसको देशद्रोही करार देने में लग जाते हैं। कोई बेरोजगारी पर सवाल पूछे तो ये नेहरू के समय में कितने रोजगार मिलते थे, ऐसी तर्कहीन बातों के साथ सच को दबाने की कोशिश करते हैं। नफरत की राजनीति BJP क्यों करती है, ये बात कोई अगर हिंदू कह दे तो उसको इस्लाम अपनाने की सलाह दी जाती है। पुलवामा और चीन का कोई सच सामने रख दे तो देश का अपमान करने की नसीहत देते हैं। अडानी ने जो इतिहास का सबसे बड़ा कॉरपोरेट फ्रॉड किया है, उस पर कार्रवाई की मांग की तो भारत पर हमला हो जाता है। मोदी की डिग्री अरविंद केजरीवाल पूछता है तो उसके दिल्ली विकास मॉडल को ही खोखला बता देते हैं। सत्यपाल मलिक खुलेआम ये कह रहा है कि पुलवामा में हमारे 40 बहादुर सैनिक शहीद नहीं होते अगर उनको जहाज सरकार प्रोवाइड कर देती। तो सत्यपाल मलिक को ही पलटूराम बताया जा रहा है। किसान, बेरोजगार, गरीब, मजदूर जब अपना हक मांगने के लिए आंदोलन करता है तो उनको कभी खालिस्तानी, कभी मवाली तो कभी टुकड़े टुकड़े गैंग कहा जाता है। तो कुल मिलाकर बात का सार ये है कि इन नफरती पलटू गुर्गों और गोदी मीडिया को साथ में लेकर BJP IT सेल ने आज सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को हाईजैक कर लिया। सच बोलने वाले और सही को सही कहने वाले लोगों का आत्मबल तोड़ा जा रहा है। आज के इस दौर में बहुत ज़रूरी है कि हम लोकतंत्र के प्रहरी CGI चंद्रचूड़ साहब के साथ खड़े रहें। कोई न्यायपालिका को बदनाम करने की कोशिश करे तो बिना डरे सही को सही कहने की ताकत आपके अंदर होनी चाहिए।
क्योंकि बीजेपी वाले धीरे धीरे माहौल बनाने में लग रहे हैं, सीजीआई चंद्रचूड़ साहब को बदनाम करने में लग रहे हैं। तो आने वाले समय में एक संयोजित तरीके से ये आह्वान करेंगे, ट्रेंड चलाएंगे कि क्यों ना चंद्रचूड़ साहब को न्यायालय से बर्खास्त कर दिया जाए, इम्पीचमेंट के तहत बर्खास्त किए जाए। अगर चंद्रचूड़ साहब ऐसे ही लगातार बीजेपी की तानाशाही पर नकेल कसते रहे और लोकतंत्र के तहत चलने के लिए सरकार को मजबूर करते रहे, तो वो दिन भी दूर नहीं जब यही पालतू गुर्गे गोदी मीडिया और बीजेपी आईटी सेल चंद्रचूड़ साहब को न्यायालय से बर्खास्त करने की कार्रवाई की मांग करते नजर आएंगे। लोकतंत्र के प्रहरी को बचाने के लिए उसके साथ आज आपको खड़े होने की ज़रूरत है। जो ये नफरती चिंटू और पालतू गुर्गे कर रहे हैं, इनको जवाब देने की ज़रूरत है, चाहे आपका कितना भी आत्मबल तोड़ने की ये लोग कोशिश करें। सही को सही कहिए, सोचिए समझिए और एक्शन लीजिए। नमस्कार।